स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की वर्तमान ऋण देने की क्षमता सीमित है, जिससे सदस्य देशों के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में इसकी प्रभावशीलता सीमित हो गई है। 2. जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक का आवंटन अब उसके ऋण का 2/3 है, जो पारंपरिक विकास परियोजनाओं से काफी हद तक अलग है। 3. भारत और चीन जैसे देशों की वर्तमान आर्थिक शक्ति को बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए IMF और विश्व बैंक दोनों की प्रशासनिक संरचना में सुधार की आवश्यकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। IMF के संसाधन वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1% से भी कम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 191 देशों को सहायता देने और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों से निपटने की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है। अतः कथन 1 सही है। जबकि विश्व बैंक ने जलवायु संबंधी परियोजनाओं पर अपना ध्यान बढ़ाकर अपने ऋण का 41% किया है। यह 2/3 जितना अधिक नहीं है और यह बदलाव पारंपरिक विकास कार्यों के संतुलन को लेकर चिंताएं उत्पन्न करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह माना जाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वर्तमान आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए IMF और विश्व बैंक के प्रशासन में बदलाव करना होगा, क्योंकि चीन और भारत जैसे देशों ने अपने विशेष आर्थिक महत्व के बावजूद मतदान के अधिकारों को कम कर दिया है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प B सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारत के AI मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मिशन निजी क्षेत्र की भागीदारी को छोड़कर केवल सरकार के नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से AI क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। 2. इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म AI में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को अनामीकृत डेटा प्रदान करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का AI मिशन। AI मिशन का उद्देश्य वास्तव में पर्याप्त कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य 10,000 से 30,000 GPU है। यह मिशन भारत में AI विकास को बढ़ाने के लिए NVIDIA जैसी कंपनियों के साथ सहयोग सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इंडिया डेटासेट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए AI अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए अज्ञात या अनामीकृत डेटा सेट प्रदान करेगा। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, भारत की फेम और PM E-ड्राइव योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PM E-ड्राइव का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में वृद्धि करना है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में 14,000 से अधिक ई-बसें चलाई जाएंगी। 2. अद्यतन योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन को फेम 2 की तुलना में काफी कम कर दिया गया है, जो इस खंड की वृद्धि को दर्शाता है। 3. नकदी प्रवाह संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे निजी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नया भुगतान सुरक्षा तंत्र शुरू किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फेम तथा PM E-ड्राइव योजनाएं। PM E-ड्राइव में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसका लक्ष्य 14,028 ई-बसों का निर्माण करना है, जो कुल बजट आवंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है। बिक्री और खंड परिपक्वता में वृद्धि के साथ कम सब्सिडी के माध्यम से क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बदलाव के साथ E2W के लिए प्रोत्साहन को फेम 2 दरों से कम कर दिया गया है। अतः कथन 2 सही है। भुगतान सुरक्षा तंत्र को सकल लागत अनुबंध मॉडल के तहत वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों का समर्थन करने हेतु डिजाइन किया गया है, न कि निजी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. RBI का मुख्य उद्देश्य अपने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत मुद्रास्फीति को 4% से ±2% के लक्ष्य सीमा के भीतर रखना है। 2. खाद्य मुद्रास्फीति विशेषकर अस्थिर सब्जी कीमतों से भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति पर मामूली प्रभाव पड़ता है। 3. RBI के रेपो दर संबंधी निर्णय प्रायः मुद्रास्फीति के स्तर से प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से तब जब खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहती है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुद्रास्फीति प्रबंधन। आरबीआई सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए 4% ±2% के लक्ष्य के साथ लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का पालन करता है, अतः कथन ए सही है। खाद्य मुद्रास्फीति विशेष रूप से प्याज और टमाटर जैसी अस्थिर सब्जियों से भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति पर विशेष प्रभाव डालती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति समग्र मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव के कारण रेपो दर समायोजन पर आरबीआई के निर्णयों को प्रभावित करती है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? 1. वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। 2. उन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक संभ्रांत मुस्लिम परिवार में जन्मे सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार की न्यायिक सेवा में एक निष्ठावान सदस्य थे। वर्ष 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, अतः कथन 1 सही है। उन्होंने पर्दा और बहुविवाह प्रथा का विरोध किया, तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाने की वकालत की तथा पीरी और मुरीदी की व्यवस्था की निंदा करते हुए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए संघर्ष किया। उन्हें धर्मों की मूलभूत अंतर्निहित एकता अथवा व्यवहारिक नैतिकता में पूरा विश्वास था। उन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के उद्देश्यों में निहित बुनियादी समानता का भी प्रचार किया, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही है? 1. उनकी राजधानी सकला में थी। 2. बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2 दोनों, बी केवल 1, सी न तो 1 और न ही 2, डी केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेनेंडर या मिलिंडा या मिनेंद्रा 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व वह सबसे लोकप्रिय इंडो ग्रीक शासक था, जिसने न केवल इंडो ग्रीक शक्ति को स्थायित्व प्रदान किया बल्कि भारत में अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। उसका साम्राज्य बैक्ट्रिया और उत्तर पश्चिमी भारत दोनों के हिस्सों तक फैला हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है मानो इसमें दक्षिणी अफगानिस्तान व सिंधु नदी के पश्चिम का गांधार क्षेत्र भी शामिल था। उनकी राजधानी सकला आधुनिक सियालकोट पंजाब में थी, अतः कथन 1 सही है। नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म अपनाने में मदद की। इसका प्रमाण यह है कि इसका वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो या मिलिंडा के प्रश्न में मिलता है, जिसमें राजा मिलिंडा द्वारा नागसेन से पूछे गए दार्शनिक प्रश्न शामिल है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। कारण आर, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए सही है किंतु आर सही नहीं है। बी, आर सही है किंतु ए सही नहीं है। सी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तरी यूरेशिया में स्कैंडिनेविया से लेकर अधिकांश साइबेरिया तक और उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड से अलास्का तक 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में संक्षिप्त ठंडी गर्मियां और अत्यधिक ठंडी होती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? 1. फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं। 2.
इसमें फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर देती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की ऑक्साइड तथा सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट और तांबे जैसी जहरीली भारी धातुएं शामिल होती हैं, अतः कथन 1 सही है। कोयले से संचालित बिजली संयंत्रों की चिमनियों तक ग्रिप गैसों के पहुंचने से पूर्व ही फ्लाई ऐश को आमतौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स अथवा अन्य कण निस्पंदन उपकरण द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। 2. फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत सर्किट को होने वाले नुकसान और संभावित आग से बचाता है। विभिन्न प्रकार के फ्यूज का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फ्यूज का उपयोग विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें प्रयुक्त पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। कुछ विशेष सामग्रियों से बने तार तेजी से पिघलते हैं और अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। किसी परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। यदि दुर्घटनावश करंट इस सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अत्यधिक गर्म हो सकते हैं और आग लग सकती है। यदि सर्किट में उचित फ्यूज है तो यह सर्किट में धारा प्रवाह रोक देगा, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। 1. लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित करने के लिए किया जाता है। 2. पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेल्यूलेज का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीवाणु कोशिकाओं को तोड़ने या विघटित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम है। यह जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के टूटने में मदद करता है। यह आंसुओं में भी पाया जाता है, अतः कथन 1 सही है। सेल्यूलेज वह एंजाइम है जिसका उपयोग पौधों की कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए किया जाता है। यह सेल्यूलोलिसिस को उत्प्रेरित करता है जो सेल्यूलोज का टूटना है। सेल्यूलेज सेल्यूलोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पर कार्य करता है। सेल्यूलोज अन्य घटकों के साथ अधिकतर पौधे की कोशिका दीवारों में पाया जाता है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है या सही है। 1. राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। 2. राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।